चलो स्टार्ट करते हैं। इनमें अंतर जो है एक अपने पास आता है कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं उनको। ये अंतर जनरली बोर्ड वगैरह में पूछे जा सकते हैं। आगे हेडिंग है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण व विवर्तन में अंतर। व विवर्तन में अंतर। हेडिंग बना है, एक तरफ बना लेते हैं व्यतिकरण और दूसरी तरफ विवर्तन। देखें, फर्स्ट जो है पहला नोट करें। व्यतिकरण में क्या था, दो या दो से अधिक समान आवर्ती के स्रोत लिए थे। हमने क्या किया था, इस तरीके से स्लिट बनाई थी, ठीक है, दो स्लिट, तो दो स्रोत बन रहे थे। तो समान आवर्ती के हमारे पास में कोहेरेंट जो स्रोत थे कला संबंध, वो स्रोत लिए थे और उनके अध्यारोपण से पर्दे पर फिर अपने को उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिल रहे थे। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ही अपने पास द्वारा एक ही स्रोत है। देखें, दो या दो से अधिक समान आवर्ती की कला, दो या दो से अधिक समान आवर्ती की कला संबंध कला संबंध तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना होती है। व्यतिकरण की घटना होती है। अगर इसमें विवर्तन में नोट करें, एक ही तरंगाग्र से उत्सर्जित, इसमें देखिए अपने पास एक ही स्लिट थी द्वार के यहाँ पर, तो उससे यहाँ प्रत्येक तरंगिकाएं बनी थी। वो तरंगिकाएं अध्यारोपित होकर के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या मिलेगा मुझे ए स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। ये किसका समीकरण होता है, ये वृत्त का समीकरण होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर कंपन अपने पास में एक्स में भी है वाई में भी है और अध्यारोपित हो रहे हैं, तो उनसे क्या मिलेगा, अब देखिए एक्स में और वाई में हो और उनका परिमाण ये वाली वैल्यू समान होनी चाहिए और उनके बीच जो कलांतर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कलांतर कैसे आ रहा है वो बताता हूँ। साइन थीटा और कोस थीटा में 90 डिग्री में कलांतर होता है। देखो, जैसे मैंने फिर से लिया कि x इक्वल्स टू एक, अब बार x में साइन ले लेता हूँ, ठीक है, और y में लिया मैंने एक कोस ओमेगा टी। देखो आपके पास में होता है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको बोलते हो आप कोस थीटा। इसका मतलब जो y है इसको आप ऐसा बोल सकते हो a साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री को मैंने पाई बाय 2 बोल दिया। अब दिख रहा है आपको तुरंत, इसकी कला क्या है ओमेगा टी और इसकी कला क्या है ओमेगा टी प्लस पाई। तो इनके बीच में कलांतर कितना है, तो डेल्टा पाई जो है
वो कितना है π/2, और साथ में उनके जो परिमाण है, ये आयाम के परिमाण है कि ये जो है x के साथ में a है और ये भी है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और ये डायरोपिक रंग तो कैसा मिलेगा आपको कि समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है, इससे आपको मिलता है समतल ध्रुवित प्रकाश। देखें, इससे मिलेगा आपको समतल ध्रुवित प्रकाश। देखिए यहाँ पे नोट किया होगा, एक मिनट देखो, तो ये तो हमने पहले, जब दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरण, ठीक है, जैसे एक मान लीजिए समतल ध्रुवित प्रकाश x की तरफ है, एक y की तरफ है, विशेष परिस्थिति में एक दूसरे के साथ इस प्रकार अध्यारोपित होगी, परिणामी प्रकाश एक निश्चित परिमाण से तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में घूर्णन करने लगे, ठीक है, उनके लंबवत। क्योंकि ये जो अपने पास में अगर ऐसा है कि x में ऐसा है और y में ऐसा है, तो समय के साथ में जो इसका ग्राफ हम बनाते हैं, अभी जो मैंने बनाया, ये मैं स्क्वायर करके ऐड करता हूँ तो क्या बनता है, सर्कल बनता है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में करता हूँ तो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बनता है मेरे पास में कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये एक सर्कल बना है जिसकी जो त्रिज्या है वो इस कैपिटल ए के बराबर है। तो ये इस टाइप का सर्कल बना है जिसकी त्रिज्या जो है ए के बराबर है। ये जो अपनी बात है, तो इस प्रकार से क्या विशेष परिस्थितियों में अध्यारोपित हो कि परिणामी प्रकाश सदिश निश्चित परिमाण से तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में घूर्णन करने लगे, तब प्रकाश सदिश के समय के सापेक्ष कंपन का विस्थापन वृत्त के रूप में होता है। जैसे ये मैंने बताया कि अब समय के साथ जो है ये यहीं पे घूमता रहेगा, तो वो वृत्त के रूप में। ऐसे प्रकाश को वृत्त ध्रुवित प्रकाश, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। वृत्त ध्रुवित प्रकाश ये हुआ कब है, जब आपके पास में दो लंबवत दिशा में कंपन करती हुई समतल ध्रुवित प्रकाश तरंगे जो है वो अध्यारोपित होती है, ठीक है। इसके साथ में कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि उनके बीच में कलांतर कितना होना चाहिए, π/2। हमेशा नहीं होगा, इसके साथ में ये कंडीशन भी होना चाहिए कि कलांतर π/2 होना चाहिए और ये जो उनका आयाम है वो दोनों का बराबर होना चाहिए, a1 a2 दोनों a के बराबर ही होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा केस इसमें, तो चलिए भी इसके बारे में और बताएं। स्पष्ट है कि ध्रुवित प्रकाश से विद्युत सदिश का परिमाण नियत रहता है, तो ये विद्युत सदिश का परिमाण नियत रहेगा, ये वाली वैल्यू। सर्कल में तो रेडियस सभी अपने पास बराबर होती है, परंतु उसकी दिशा नियमित रूप से परिवर्तित होती रहती है। यहाँ प्रकाश सदिश का शीर्ष है वृत्ताकार पथ में विस्थापन करता है, ये वाला जो है तीर जो है ये वृत्ताकार पथ में चल रहा है। इस प्रकार का प्रकाश है, यहाँ पर बोला है, देखिए इस प्रकार का प्रकाश दो समान आयाम के π/2 कलांतर, ये ध्यान रखना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। समान आयाम और कलांतर कितना होना चाहिए, π/2 का होना चाहिए। समान आयाम और कलांतर π/2 का, लंबवत दिशा में आवर्ती कर रहे हो, कंपन कर रहे हो, उससे मिलता है, ठीक है। अब इसमें दूसरा कि अगर मान लीजिए बराबर नहीं होते, ये a1 होता ये a2 होता, तो ये बन जाता आपका इलिप्स। जैसे इधर शो कर देता हूं मैं, अगर ये मेरे पास में ऐसा होता y या x बराबर, जैसे x बराबर है a1 साइन ओमेगा टी और y बराबर है मान लीजिए a2 cos ओमेगा टी, a2 cos ओमेगा टी। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, x बटा a1 बराबर साइन ओमेगा टी, y बटा a2 बराबर cos ओमेगा टी। अब अगर दोनों को मैं स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाता है, और ये इधर बनेगा x बटा a1 स्क्वायर y स्क्वायर बटा a2 स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये 1 हो जाती है। यही दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, तो दीर्घवृत्त बनेगा। दीर्घवृत्त के लिए क्या कलांतर कितना होना चाहिए, π/2, लेकिन उनके आयाम बराबर नहीं हो। तो देखो, जब दो समतल ध्रुवित प्रकाश की किरणें विशेष परिस्थितियों में एक दूसरे पर इस प्रकार अध्यारोपित करने लगे कि परिणामी प्रकाश सदिश एक परिवर्ती परिमाण, यहाँ पर तो परिमाण क्या था, फिक्स था, यहाँ पर परिमाण जो है वो बदलता है, यहाँ पर परिमाण लगातार बदल रहा है कि जैसे इसका सबसे ज्यादा है, इसका फिर कम है, यहाँ से घटता हुआ मिनिमम हो गया फिर वापस मैक्सिमम हो गया, तो
समय के साथ में इसमें आयाम जो है परिवर्तित हो रहा है। परिणामी सदिश प्रकाश एक परिवर्तित परिमाण से तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में घूर्णन करने लगे तथा प्रकाश सदिश में कंपन का विस्थापन दीर्घवृत्त में होता है। ठीक है, ये जैसे समीकरण बन गया, ये दीर्घवृत्त में कंपन होता है। पहले वृत्त में छात्र दोनों के आयाम बराबर थे। ऐसे प्रकाश को दीर्घ ध्रुवित प्रकाश इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, देखो इसके लिए कंडीशन मेन यहाँ पे है, ये नहीं दिख रहा शायद आपको, देखिए लास्ट में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार का प्रकाश दो समान आयाम के π/2 कलांतर युक्त परस्पर लंबवत आवर्ती परिवर्तनों के संयोजन से होता है। तो उनका क्या आयाम जो है असमान होना चाहिए। जैसे A1 और A2 लिया है, सर्कल वाले में मैंने दोनों को बराबर लिया था, A1 बराबर A2। ठीक है, और फिर क्या हो, π/2 का कलांतर होना चाहिए। π/2 का कलांतर है इनमें, जैसे यहाँ पर मैंने इसको शो किया था कि जो cos ओमेगा टी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ओमेगा टी प्लस π/2, तो यहाँ पर भी आप उसको ओमेगा टी प्लस π/2 बोल सकते हो। तो कलांतर तो π/2 का, लेकिन क्या पता जो है आयाम उनके समान नहीं, तो उनके आयाम समान नहीं है, उसका हम ध्यान रखें। इसके लिए जो मेन कंडीशन है वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आगे चले। तो देखिए तीन टाइप का आपने देखा प्रकाश। पहला कौन सा, समतल। समतल में क्या होगा, किसी एक तल में, निश्चित तल में होगी। वृत्त में क्या रहेंगे, वृत्त में अपने पास में अगर दो लंबवत दिशा में कंपन करती हुई जो समतल ध्रुवित प्रकाश की तरंगे हैं वो अध्यारोपित होती है जिनका आयाम समान है, तो क्या होता है, जो रिजल्टेंट जो बनता है आयाम वो एक निश्चित परिमाण के साथ में वृत्त पर गति करता है। जैसे यहाँ पर निश्चित परिमाण के साथ में। अब इसकी कंडीशन क्या थी, आयाम बराबर होना चाहिए, कलांतर कितना होना चाहिए, π/2, और परस्पर लंबवत दिशा में अध्यारोपित होने आने चाहिए। ठीक है, और दूसरा अपने पास में अगर आयाम समान नहीं है, कलांतर आपका π/2 का ही है, तो क्या होगा, उसमें आपका जो परिणामी है वो वेरिएबल मतलब परिवर्तित करते हुए आयाम के साथ में गति करता है। ये अपने पास में परिवर्तित आयाम। इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए भी π/2 का कलांतर होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, साथ में आयाम जो इसमें असमान होने चाहिए। बोलो, आगे चलूं मैं। सर वृत्त और दीर्घवृत्त में कलांतर π/2 का होगा। दोनों में कलांतर π/2। इसको भी जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन को नोट नहीं किया, आप चाहते थे उसको यहाँ पर नोट कर सकते थे। इसको भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कलांतर को देखना है तो A2 sin ओमेगा टी प्लस π/2, आप इसको भी ऐसा बोल सकते हो। और फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया जैसे x बाई A1 h बाई A2। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। यही इलिप्स का इक्वेशन होता है। बोलो। ओके सर। तो अगला जैसे कल ये वाला पार्ट हमने नोट किया था कि अपने पास में ध्रुवण तल, कंपन तल, ये सब। अब ध्रुवण तल क्या है, ध्रुवण तल वो था जिसमें अपने पास में प्रकाश सदिश से कोई कंपन नहीं, तो कंपन तल वो था जिसमें प्रकाश सदिश से कंपन भी और तरंग संचरण की दिशा भी, यही था। तो देखिए जब साधारण व अध्रुवित प्रकाश टूरमैलिन क्रिस्टल, ये आगे बताएंगे आपको, टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजरता है तब प्रकाश किरण की अक्ष एडी की दिशा में ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, टूरमैलिन की जो प्रॉपर्टी होती है कि जो अपने पास में जो एडी दिशा है, इस दिशा की जो अपने पास है मतलब इसके प्लेन में जो कंपन होते हैं उनको तो क्या करता है, वो पास कर देता है, और प्लेन के लंबवत देता है उनको अवशोषित कर लेता है। तो प्लेन के लंबवत वाले जो है वो तो अवशोषित हो गए इसी के द्वारा, और सब लंबवत वाले निकले, तो ये क्या हो गया, ध्रुवित प्रकाश हो गया। जब प्रकाश किरण की अक्ष एडी की दिशा में ध्रुवित हो जाता है और कंपन संचरण की दिशा के अभिलंब एक ही दिशा में सीमित हो जाते हैं, तो ये कंपन जो तरंग संचरण की दिशा है उसके लंबवत एक दिशा में ही अपने पास में सीमित हो गए। अब देखिए वह तल जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन और तरंग संचरण की दिशा दोनों ही स्थित हो, प्रकाश सदिश के कंपन और तरंग संचरण की दिशा दोनों ही स्थित हो, उसको कंपन तल बोलते हैं। ठीक है, और जैसे अपने पास में कौन सा कि तरंग संचरण की दिशा है, यहाँ से O से स्टार्ट हुई थी O डैश की तरफ, तो O डैश ये तो तरंग संचरण की दिशा होगी। तो तल यहाँ पर जैसे A B C D, इसमें अपने पास इस तल में है कंपन, तो ये कंपन तल हो गया। और इसके लंबवत एक और तल अपने पास में जो है
कंपन तल के लंबवत वह तल जिसमें कोई कंपन नहीं। इधर वाला ये वाला तल जो है इसमें कोई कंपन नहीं, कंपन जो है इस वाले तल में, ये दोनों तल लंबवत है। ठीक है, तो उसमें क्या है, कोई कंपन है, उसको ध्रुवण तल बोलते हैं। अर्थात ध्रुवण तल में प्रकाश सदिश के कंपन का घटक शून्य होता है। ठीक है, ध्रुवण तल में इसमें शून्य रहेगा, शून्य रहेगा। जैसे EF GH आपको यहाँ पे शो किया गया, उसमें कोई कंपन है तो इसको हम ध्रुवण तल बोलते हैं। कंपन तल और ध्रुवण तल जो है दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो कंपन तल और ध्रुवण तल जो है दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। बोलो, अब यहाँ पर आता अपने पास में कि समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे कैसे आप बना सकते हो, उसकी विधियां आ रही है अपने पास में। जैसे आगे देखें, फिर इस कंपन तल को दोबारा बता दो। कंपन तल वो तल है जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन होंगे। तो ये जैसे ऐसे यह आ रहा था, इसमें दोनों थे, यहाँ से जो आ रहा था इसमें डॉट वाले भी थे और ये वाले भी, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये इस जो टूरमैलिन क्रिस्टल, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इसके तल की दिशा में जो कंपन होते हैं उनको, तो जैसे ये वाले जो तिरछे से दिखाए गए उनको तो ये पास कर देता है, लेकिन इसके जो तल के लंबवत होते हैं उनको अवशोषित कर लेता है। तो कंपन तल वो तल होता है जिसमें कंपन है, और ध्रुवण तल वो जिसमें कंपन नहीं है। तो ये जो है अपने पास ऐसा जो बन रहा है, अगर यहाँ से मैं एक और बार इस डायग्राम को बनाऊं, तो इससे निकलने के बाद में अगर मैं देखता हूँ तो कंपन जो सारे आपके इधर है, इधर कंपन। कंपन कौन से तल में, कंपन है आपके इस तल में, इस तल में कंपन, ये तल आपका कंपन तल। और इसका विलंबवत बनाना है आपको इस तरीके से, ये विलंबवत दिशा है, ये आपके पास में रहेगी, इसमें कोई कंपन नहीं। ठीक है, एक कॉपी आप सीधे रखिए और एक कॉपी फिर उसके लंबवत रखो ऐसे। अब यहाँ पर पेपर में तो ऐसा ही शो कर सकते हो, लेकिन ये लंबवत है। ठीक है, यहाँ पर जैसे शो किया जेड एक्सिस को जैसे शो करते हैं वैसा बन रहा है, ये विलंबवत। बोलो, बोलिए, समझ आया कि नहीं? हाँ सर, आ गया। आगे चले तो देखिए, अब अपने पास में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की जो विधियां हैं उनको देखते हैं। इसमें अपने पास में आता है जैसे परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, द्विअपवर्तन, द्विवर्णता, डायक्रोमिज्म और प्रकीर्णन। ठीक है, इतने मेथड है, इन सबसे हम समतल ध्रुवित प्रकाश ज्ञात कर सकते हैं, इतने सारे तरीके। एक मिनट के बाद देखो, तो तरीके बहुत सारे हैं अपने, स्पेशली जो काम के तो क्या सारे ही हैं, बट ये वाला जो है जैसे द्विअपवर्तन वाला या द्विवर्णता वाले, ये थोड़े लंबे प्रोसेस है, ये तो सर जल्दी खत्म हो जाएंगे अपने। तो पहला जो आता है देखिए, परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, और इसमें एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी आता है छोटा सा, यही एक पार्ट है जिसमें न्यूमेरिकल बनता है इस पर, और ये इसमें तो कई बार क्वेश्चन आए हुए एकदम मेलस लॉ पे आता है या फिर इस पे आता है। तो देखिए, परावर्तन द्वारा ध्रुवण, इसमें क्या रहता है कि जब प्रकाश किरण जो है, ठीक है, किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाती है। मतलब इस तरीके से अगर आपतित हो रही है तो कुछ भाग तो क्या हो जाता है, जैसे इसका एक भाग तो होगा अपवर्तित, एक भाग हो जाएगा तो परावर्तित। तो परावर्तित और आपतित दोनों ही क्या होते हैं, आंशिक रूप से ध्रुवित होते हैं। आंशिक रूप से ध्रुवण का मतलब है कि इधर जैसे मान लीजिए प्लेन के लंबवत वाले घटक ज्यादा है, इधर हो सकता है प्लेन के अंदर जो घटक है वो ज्यादा है। तो ये आंशिक रूप से ध्रुवित है, ये भी आंशिक रूप से, पूर्णतः ध्रुवित नहीं। पूर्णतः ध्रुवित होने का मतलब कि सिर्फ एक ही दिशा के घटक रहेंगे, इसमें एक दिशा के ज्यादा है, एक दिशा के कम है। आंशिक रूप का मतलब ये रहेगा। ठीक है, तो जब अध्रुवित प्रकाश किसी माध्यम जैसे कांच, पानी इत्यादि के पृष्ठ पर परावर्तित होता है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। अभी हम परावर्तन
वाले की बात करें तो आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। आंशिक रूप से ध्रुवित का मतलब कि एक दिशा के कंपन जो है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट है ब्रूस्टर, ठीक है, ब्रूस्टर, तो उन्होंने क्या किया, उस कोण को, आपतन कोण को बदल बदल कर देखा, आपतन कोण को बदल बदल कर देखा, और उन्होंने पाया कि एक पर्टिकुलर आपतन कोण पर क्या हुआ, जो अब ये जो परावर्तित प्रकाश किरण थी वो पूर्णतः समतल ध्रुवीय थी, मतलब उसमें सिर्फ एक ही दिशा के घटक थे, दूसरी दिशा के घटक सारे गायब हो गए। तो ये जो विशेष कोण जो इसको ब्रूस्टर कोण ही बोलते हैं, और इस कोण पर आपतन पर क्या हो जाएगा, इस कोण पर आपतन पर आपका जो प्रकाश है समतल ध्रुवित हो जाता है। कौन सा वाले भाग में, परावर्तित भाग में। तो देखो ये इंपॉर्टेंट, तो वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने यह बताया कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवण की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आपतन कोण बदलते हैं ध्रुवण की मात्रा भी बदलती जाती है, तो ध्रुवण की मात्रा भी बदल जाती है, ध्रुवण की मात्रा आपतन कोण के साथ बदलती है। परंतु जब प्रकाश माध्यम के पृष्ठ पर एक विशेष आपतन कोण, परंतु जब प्रकाश पृष्ठ पर एक विशेष आपतन कोण आईपी पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। इस आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। यह आपतन कोण केवल माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है, माध्यम की प्रॉपर्टीज पर, मतलब उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा, उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करने वाला है, जिससे पृष्ठ में परावर्तन तथा अपवर्तन की क्रिया होती है। तो देखिए, तो इसमें ये रहा अपने पास में, देखिए यहाँ पर देख रहे थे हम, तो वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने यह बताया कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवण की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है, परंतु जब प्रकाश माध्यम के पृष्ठ में विशेष आपतन कोण आईपी पर आपतित होता है तो क्या होता है, परावर्तित प्रकाश जब पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। इस आपतन कोण को क्या बोलते हैं, इस आपतन कोण को आप बोलते हो ध्रुवण कोण आईपी यहाँ पर, ठीक है, और ये माध्यम पर, मतलब उसके अपवर्तनांक पर, आगे फॉर्मूला बनेगा इसका नेक्स्ट पेज में, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस आपतन कोण से पहले के, ये जो पर्टिकुलर आपतन कोण था जिसको हम ध्रुवण कोण बोलते हैं, इससे पहले क्या था, इससे पहले आंशिक रूप से पोलराइज थी, ध्रुवित थी, और इस आपतन कोण पर क्या होगा, पूर्ण रूप से ध्रुवित हो गई प्रकाश किरण। तो देखें अगला जो है इधर, ये हमारे पास में देखो, इधर से जो है ये जो थी, यहाँ पर देखें, ये जो प्रकाश किरण आई थी ये अध्रुवित प्रकाश किरण थी, इसमें सभी दिशाओं में कंपन है, इसमें क्या है, सभी दिशाओं में कंपन प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपतन कोण आपने कितना रखा, आईपी के बराबर रखा, आपतन कोण आपने आईपी के बराबर, और ये तो जो आपके पास परावर्तन का नियम है, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण रहेगा, तो ये आईपी है तो ये भी आईपी हो जाता है। अब यहाँ पर क्या शो किया, मैं देखिए इधर से डॉट वाले, मतलब कागज तल के लंबवत वाले कंपन ही है, कागज तल के में जो कंपन होते हैं वो नहीं होते, कागज तल के लंबवत वाले सारे घटक इधर निकल गए। ठीक है, इधर जो है वो अभी भी आंशिक ही है, इधर आंशिक है, इधर पूर्णतः नहीं हुई, मतलब इधर तो दोनों तरीके के घटक है और इधर अपने पास सिर्फ एक तरीके के घटक है। हाँ, इसमें क्या है, ये आंशिक रूप से, मतलब इसमें ये वाले घटक ज्यादा है। तो देखो पदार्थ का वो आपतन को, ये जो अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण का संबंध क्या है, तो ये संबंध होता है कि जो आईपी क्या था अपने पास में, ध्रुवण कोण, वो क्या होता है, वो बराबर होता है कि tan आईपी जो है वो म्यू के बराबर होता है, और म्यू क्या है, अपवर्तनांक। अब म्यू कांच के लिए अलग होगा, जल के लिए अलग रहेगा, इसका मतलब सभी के लिए जो ध्रुवण कोण हो अलग अलग होगा, अलग अलग ध्रुवण कोण होगा सभी के लिए, अर्थात ध्रुवण कोण के स्पर्शज्या का मान प्रकाश के लिए उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, और इसे ब्रूस्टर नियम कहते हैं। तो ये जो नियम है इसी को आप ब्रूस्टर का नियम बोल रहे हो। देखिए अब यहाँ पर अपने पास बनता है एक और रिजल्ट बनता है कि ये जो इधर जो किरण गई है और ये जो किरण है ये एक्चुअल में लंबवत होती है दोनों, ये जो परावर्तित और अपवर्तित ये दोनों लंबवत होती है। इसको तो हम प्रूव कर सकते हैं, प्रूव यहाँ पे किया गया होगा, नहीं किया होगा तो मैं कर दूंगा, शायद किया गया है यहाँ पे, हाँ किया गया लंबवत, ये ध्यान रखना, बोर्ड वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए प्रयोग के द्वारा ब्रूस्टर ने यह सिद्ध किया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम के ध्रुवण कोण आईपी पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित होता है, समतल ध्रुवित होता है, और परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होती है।
इसका आपको पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो बन सकता है कि आप उसको प्रूव कीजिए कि जो परावर्तित किरण है और अपवर्तित किरण ध्रुवण कोण पर लंबवत होंगी। तो उसको हम यहाँ पे प्रूव करें। देखिए, तो आपने क्या लगाया, स्नेल का नियम लगाया सबसे पहले। तो स्नेल का नियम लगाया तो वो क्या होता है, म्यू1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 इंटू साइन आर। तो जैसे इसका माध्यम, तो ये तो अपने पास में एक है और इधर क्या है, म्यू। ठीक है, यहाँ पर ये अभी भी नोट कर दूंगा यहाँ पे। देखो, तो आपने पहला तो लगाया कि जो इधर से लगाओगे आप 1 गुना साइन आई पी, कितना हो जाएगा, म्यू गुना साइन आर। इसका मतलब जो म्यू है वो कितना हो गया आपका, साइन आई पी बटा साइन आर, जैसा इन्होंने शो किया है। और अपने पास में एक और क्या है, टेन आई पी है। एक और अपने पास में क्या, टेन आई पी। ये किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर। ये तो अपने पास ध्रुवण कोण है, ये म्यू के बराबर। तो इसमें आपने क्या बोला कि साइन आई पी डिवाइडेड बाई कोस आई पी म्यू होगा। अब जैसे अभी मैंने पहले ये गणितीय ध्रुवित प्रकाश में उसमें मैंने बोला कि कोस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा बोल सकते हैं। उसको मैं साइन 90 प्लस थीटा बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर जो कोस आई पी उसको मैं बोल सकता हूँ साइन 90 प्लस आई पी बोल सकते हो आप उसको। तो देखो, मतलब साइन, देखो म्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, और म्यू जो है इसके बराबर है। मतलब ये दोनों के आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर, तो आपने बोला साइन आई पी डिवाइडेड बाई कोस आई पी, साइन आई पी डिवाइडेड बाई साइन आर। ये तो आपका कैंसिल हो गया। रहा क्या, इसका मतलब कोस आई पी किसके बराबर हो गया, साइन आर के बराबर। इन्होंने इसको 90 माइनस आर बोल दिया, बात वही। इन्होंने साइन को कन्वर्ट कर दिया, तो साइन को कन्वर्ट कर दिया कोस 90 माइनस आर। तो यहाँ से क्या निकलेगा कि आईपी किसके बराबर हो गया, आईपी आपका 90 माइनस आर के। तो इधर लेके आए, मतलब आईपी प्लस आर कितना होगा, 90। तो देखो, जब ये दोनों कोण अगर आईपी और आर का सम, अगर ये दोनों 90 डिग्री है इनका सम, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 ही होगा। बोलो, अगर ये और ये कोण का 90 डिग्री है, कुल टोटल कोण कितना होता है, 180 होता है। 180 में से 90 ये दोनों, तो ये दोनों भी, ये कोण भी कितना होगा, 90 होगा। इसका मतलब जो ध्रुवित प्रकाश किरण और जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो क्या रहेंगी, दोनों एक दूसरे के लंबवत रहेंगी। कब, जब आपतन किस कोण पर होगा, आईपी, इस कोण पर होगा। बोलो, तो यहाँ पर देखिए, ये तो एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ जो काम की बातें हैं। तो एक तो ये अपना जो बूस्टर का नियम था, इसको हम ध्यान रखें, इस वाले लाइन का हम ध्यान रखें। ये याद रखें, एक ये जो है अपने पास में कि परावर्तित, हाँ ये वाला पूरा ही हम याद रखें कि जब आपतन कोण जो है वो ध्रुवण कोण के बराबर हो जाता है, तो परावर्तित और अपवर्तित एक दूसरे के लंबवत होती है। इसको हम ध्यान रखें। डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है। इधर का जैसे म्यू हमने 1 लिया हुआ है, म्यू बराबर, ऐसा नोट कर, इधर का जो अपवर्तनांक है वो म्यू है और उधर का एयर लिया है हमने। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन है ये आपके पास, इसमें देखिए दिया हुआ है कि किसी पारदर्शी पदार्थ की पट्टिका पर जब आपतन कोण 60 डिग्री होता है तो परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक और अपवर्तन कोण ज्ञात करो। बहुत से आराम से ज्ञात कर सकते हो आप। देखो कैसे ज्ञात करोगे, आप बोलोगे, इधर मैं सोल्व कर देता हूँ कि देखो आईपी कितना है, इन्होंने बोला है कि उस पर क्या होता है, पूर्णतः ध्रुवित होती है। इसका मतलब आईपी का मान दिया होता है। तो आईपी का मान कितना दे दिया है, 60 डिग्री। अपने को पता है कि tan आईपी कितना होता है, tan आईपी जो है वो म्यू के बराबर होता है। इसका मतलब tan 60 डिग्री कितना हो गया, म्यू, तो उसका अपवर्तनांक कितना हो गया, √3। अब फिर क्या बोला गया अपने से, पदार्थ का अपवर्तनांक और अपवर्तन कोण ज्ञात करो। अब या तो आप सीधा ही बोल सकते हो कि अपवर्तन कोण मतलब आर। अपने को पता है कि ये तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि आईपी प्लस आर कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि आईपी प्लस आर वो 90 डिग्री होता है। आईपी कितना है, 60 डिग्री, प्लस आर बराबर 90 डिग्री। तो आर कितना हो गया, 30 डिग्री। बोलो, आगे चले, सर बोलो। हाँ, इस समीकरण मतलब 1.6 का समीकरण 1.62 में ये साइन आईपी
या ये cos IP, ये रहा ना, हाँ, एक इक्वेशन तो ये थी अपने पास में, ये तो कौन सी है, जो स्नेल के नियम से, और ये इक्वेशन कौन सी है, ब्रूस्टर के नियम से। तो इसको क्या बोला, साइन आईपी डिवाइडेड बाय कोस आईपी। अब म्यू देखिए, म्यू किसके बराबर है, म्यू जो है तो साइन आईपी डिवाइडेड बाय साइन आर के बराबर भी है, और म्यू जो है यहां से अगर देखते हो तो क्या है, वो साइन आईपी डिवाइडेड बाय कोस आईपी के बराबर भी है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, बोलो, इन दोनों को इक्वेट किया है। एक इक्वेशन ये है अपने पास, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि समीकरण 1.61 और समीकरण 1.62, तो इन दोनों समीकरणों को देखा है कि ये भी म्यू है और ये भी म्यू के बराबर है, इसलिए दोनों को बराबर कर दिया हमने। बोलिए, ओके। ठीक है। और फिर यहाँ पर इन्होंने जो है, ये अपने पास होता है कि साइन थीटा जो है उसको आप बोल सकते हो cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा नहीं, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा को इन्होंने जैसे कन्वर्ट किया है तो उसको आप ये बोल सकते हो। आगे चले, और ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो इसको आगे यहाँ पर भी सॉल्व किया हुआ है, देखिए यहाँ पर इसी तरीके से किया। ये आपने देखा कि ब्रूस्टर के नियम से म्यू कितना, tan IP, वो कितना tan 60, तो म्यू क्या वैल्यू आ गई √3। और हमें पता है कि ब्रूस्टर के कोण पर जब आपतन कोण ब्रूस्टर कोण के बराबर होता है या ध्रुवण कोण के बराबर होता है तो क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण लंबवत होती है, मतलब जो IP और R होता है उनका जो टोटल होता है वो भी कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपने दोनों का कुल 90 डिग्री कर दिया। जैसे अगला जो क्वेश्चन है देखिए, किसी पदार्थ के लिए ध्रुवण कोण का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, उस पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे क्रांतिक कोण, देखो क्रांतिक कोण भी किस पर निर्भर करता है, म्यू पर ही तो निर्भर करता है, क्रांतिक कोण भी तो म्यू पर निर्भर करता है। तो देखो क्या किया इन्होंने, इसको मत देखो, हम अपने तरीके से सोल्व करते हैं। ये अपने को पता है कि जो tan IP है वो किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर। इसका मतलब IP कितना हो गया है, अच्छा अपने को दिया हुआ है IP का मान दिया हुआ कितना, 60 डिग्री। तो फिर से अपना tan IP मतलब tan 60 डिग्री वो म्यू के बराबर। देखिए IP दिया हुआ ध्रुवण कोण, तो म्यू कितना आ गया, √3। अब आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण का मतलब ये एक तरीके से यहाँ पर कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इधर का तो √3 और इधर का 1, और क्रांतिक कोण का मतलब कि जो है प्रकाश किरण बस इस तरीके से जानी चाहिए बाहर डालने के लिए। तो ये जो कोण होता है यही कौन सा होता है अपना क्रांतिक कोण, IC जिसको बोल रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने C से रिप्रेजेंट किया। तो अपने पास क्या होगा, स्नेल का नियम फिर से लगाते हैं हम कि √3 इंटू साइन IC, एक गुना कितना कोण हो गया, साइन 90, ये कोण तो 90 डिग्री हो गया। तो क्या मिला यहाँ से, ये तो सब 1 हो गया, इसका मतलब साइन IC कितना हो गया, 1/√3, ठीक है, यही तो निकला है इनका। देखो साइन IC की वैल्यू कितनी, 1/√3। बोलो, क्लियर है क्या ये? तो √3 का मान तो 1.314 होता है ना। नहीं, ये किसने बता दिया तुम्हें, 1.73 होता है √3 का मान, 3 √2 का ही 1.414 होता है, तो √3 का तो उससे ज्यादा होगा ना, 1.3 कैसे होगा, 1.73 होता है √3 का मान। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रकाश के लिए क्षैतिज से बनाए गए कोण का मान कितना होगा यदि पानी की सतह से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए और पानी का अपवर्तनांक ये दिया हो। अब क्षैतिज से अपने पे जो कोण होता है ये अभिलंब से निकलता है, तो हमें बेसिकली पहले IP ज्ञात कर ले। IP ज्ञात हो जाएगा तो क्षैतिज से कितना कोण होगा, 90 माइनस IP, वो हम बता देंगे। जिन्होंने यही किया हुआ कि अपने पास में पूर्णतः ध्रुवित हो जाए, इसका मतलब म्यू जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, tan IP। तो इन्होंने यूज किया इसको कि म्यू बराबर कितना, tan IP, ये कितना हो गया, tan इनवर्स म्यू, ठीक है। तो ये म्यू कितना दिया हो, 1.327, ये लगभग अपना 53 डिग्री के लगभग माना जाता है, क्योंकि अपना जो tan 53 डिग्री होता है, tan 53 डिग्री वो आता है 4/3,
मतलब 1.33 लगभग 1.33 के लगभग आए, तो उसी के बराबर है 1.327, हम लगभग बराबर बोल सकते। 53 डिग्री की वैल्यू 4/3, तो अपने को आइडिया लग जाना चाहिए कि लगभग उसके बराबर है, तो इस कोण को हमने 53 डिग्री बोल दिया। लेकिन अपने को कोण कहाँ से बोला गया है? क्षैतिज से ज्ञात करना है इसमें, तो क्षैतिज से कोण ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया इसमें, जैसे इस तरीके से ये कोण जो है ये तो अपना आ गया आईपी, ये कोण जो है ये आईपी है। अपने को फाइंड करना है यहाँ से कुछ कोण अल्फा मान लेते हैं, थीटा जो बोला हुआ, तो ये थीटा कितना रहेगा 90 माइनस आईपी, ये आपने ज्ञात करना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे चले। पहला तरीका कौन सा अपना परावर्तन का, इसमें क्या किया, इसमें अपने पास ब्रूस्टर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जब प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है और परावर्तित होती है, वहां से तो परावर्तित जो प्रकाश किरण है वो आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, लेकिन अगर हम जो आपतन कोण है उसको बदलते हैं तो ध्रुवण की मात्रा भी बदलती है, और एक पर्टिकुलर एंगल आईपी जिसको हम ध्रुवण कोण बोलते हैं, उस पर अगर आपतन होता है तो परावर्तित प्रकाश किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है। अब ये जो आईपी है वो किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो रिलेशन क्या बनता है? tan आईपी बराबर वेव, एक तो ये याद रखो। और दूसरा कि ध्रुवण कोण पर आपतन होता है तो ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित होती है। इस केस में आपकी जो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों क्या होती है? लंबवत होती है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखो, क्या ये क्लियर है? तो पहला जो अपना मेथड है परावर्तन का वो खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होगा अपवर्तन का। आगे चले आप अपवर्तन पे, तो देखिए अपवर्तन वाला जो पार्ट है वो अपने यहाँ पर जैसे है, देखिए अपवर्तन में क्या करेंगे, अब अभी जो हमने पीछे देखा कि परावर्तित प्रकाश किरण तो क्या होगी? पूर्ण रूप से ध्रुवित होगी, लेकिन अपवर्तित प्रकाश किरण क्या थी? आंशिक रूप से ध्रुवित। तो उस आंशिक रूप को क्या करेंगे, हमने एक बार एक माध्यम से निकली तो आंशिक रूप से वो ध्रुवित हुई, तो हमने क्या किया, बहुत सारी पट्टियों से निकाला उसे, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ध्रुवित होते हुए जब बाहर निकलेगी, मान लीजिए अपने 100 पट्टियां लगा दी कांच की, एक पट्टी से मान लीजिए 10% भी ध्रुवण उसमें आ रहा है, तो आपने 100 पट्टियां लगा दी, ऐसे ध्रुवण होता होता क्या होगा, फाइनली जब निकलेगी अपने पास में किरण, तो क्या होगा, पूर्ण रूप से ध्रुवित निकलेगी। तो उसका डायग्राम आगे है, देखें क्या है अपने पॉइंट। यदि कांच की समांतर प्लेट पर अद्वित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो प्लेट की ऊपरी व नीचे की सतहों पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। परावर्तित प्रकाश को पूर्ण ध्रुवित होता है जब आपका ध्रुवण कोण पर आपतन हो, लेकिन अपवर्तित या निर्गत प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, वो आंशिक रूप से होता है। यदि कई समान प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हो तथा प्रथम प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर डाला जाए, अभी भी कोण कितना रखा हमने, ध्रुवण कोण पर ही डाला, तो अध्रुवित प्रकाश का परावर्तित भाग प्लेटों से परावर्तन के पेज कैसे गायब है, ये कौन सा पेज है अपना, और कहीं पे, हाँ चलो ये पेज ही गायब है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास में अद्वित प्रकाश का परावर्तित भाग प्लेटों से परावर्तन के पश्चात पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, लेकिन अपवर्तित भाग है प्लेटों से आगे गुजरता है, तो इसमें ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, कि पहले एक प्लेट से गए कुछ ध्रुवण हुआ, फिर अगली प्लेट से गया फिर ध्रुवण हुआ, फिर अगली प्लेट से गया फिर ध्रुवण हुआ, ऐसे ध्रुवण की मात्रा बढ़ती रहती है। फाइनली जब अपने पास में प्रकाश किरण यहाँ पर निकलेगी, जो लंबवत घटक थे वो तो सब आपके इधर चले गए, और जो इसके तल में घटक थे वो सारे इधर रह गए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, सीधा सा तरीका है कि आप एक से ज्यादा पट्टियां लगा दो, एक से ज्यादा पट्टियां लगाएंगे तो क्या होगा, फाइनली जो प्रकाश निकलेगा वो आपका ध्रुवित प्रकाश निकलेगा। बोलो अब क्या करना है, जितना अच्छा ध्रुवण चाहिए तो पट्टियों की संख्या बढ़ाते रहो। यदि प्लेटों की संख्या अधिक हो तो अंततः निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित होता है,
प्लेटों की इस प्रकार की व्यवस्था को पट्टिका पुंज कहते हैं। इस प्रकार से पट्टिका पुंज द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये अपने पास में समतल ध्रुवित प्रकाश। आगे बोलिए। ये देखा आपने, समझ आया है? तो इसमें भी हमारे आपतन कोण तो कितना है, ध्रुवण कोण के बराबरी है, लेकिन आपकी जो अपवर्तित भाग है, अपवर्तित भाग में क्या होता है, आंशिक रूप से ध्रुवण होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी पट्टियां यूज करते हैं। इससे क्या होता है, ध्रुवण की मात्रा बढ़ती रहती है। और अब बहुत सारी पट्टियां यूज करेंगे तो फाइनली जो प्रकाश किरण निकलेगी वो ध्रुवित निकलेगी। तो अब क्या होगा, यह भी ध्रुवित है, ये तो किससे मिल रही है, परावर्तन से। ये किससे मिल रही है, अपवर्तन से। ये भी ध्रुवित मिल जाएगी लास्ट में जो निकलेगी। बोलो आगे चले। सर एक बार और समझा। इसमें देखो ये हो रहा है अपने पास में कि जब एक पट्टी की जब बात करते हैं कि एक पट्टी पर आपतित हुआ, मान लीजिए अपने पास की पट्टी इस तरीके से एक रखी, इस पर आपतन हुआ इस तरीके से आईपी पर, तो क्या होगा, इधर जाएगी वो तो पूर्णतः ध्रुवित है, लेकिन इधर जो आएगी वो आंशिक रूप से ध्रुवित होगी। अब आंशिक रूप से ध्रुवित आपने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारी पट्टियां लगा दी इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पर भी लगातार जो अपवर्तन और परावर्तन होता रहेगा इस तरीके से। तो ये जो भाग है, ये तो जो परावर्तित भाग है, ये तो पूर्णतः ध्रुवित होता है, क्योंकि हमने आपतन कोण कितना रखा, आईपी के बराबर रखा। लेकिन इसमें जो है ध्रुवण की मात्रा बढ़ते बढ़ते फाइनल जो निकलेगी, ये भी अपने पास में ध्रुवित ही निकलती है इस तरीके से। जैसे इसमें दोनों है, इधर अपने पास में डॉट वाले सारे इधर चले गए और जो लाइन वाले हैं वो सारे इधर आ गए। जैसे अगर पहले का डायग्राम आप देखते हो, इसमें देखो इधर दोनों है, डॉट भी है और लाइन भी है। और यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे जैसे मान लीजिए फिर से आपतित हुआ तो कुछ डॉट और इधर चले जाएंगे, फिर आप परावर्तित हुआ फिर डॉट इधर चले जाएंगे। ऐसे सारे डॉट अगर इधर परावर्तित हो जाए तो फाइनली क्या रहेंगे, सिर्फ ये तीर वाले बचेंगे, तो वो तीर वाले जो है वो बाहर निकल जाएंगे। बोलो आगे चले। तो इनके डायग्राम भी आपको याद रखने बोर्ड के लिए, इनके डायग्राम भी बोर्ड के लिए आपको याद रखने। डायग्राम में इतना सा कीजिए कि आप एक से ज्यादा पट्टियां बना दो उसमें, ठीक है। और इतना ध्यान रखो कि एक तरफ इधर डॉट वाले शो कर दो, फाइनली बीच में नहीं शो करना है, ठीक है। बीच में से प्रकाश किरण सीधे शो कर दो, बाहर शो कर दो। अब अगला जो तरीका आता है वो आता है अपने पास में डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। तो ये अभी तो रिफ्रैक्शन था सिंगल, इसमें क्या हमने प्लेटें यूज की बहुत सारी। अब डीवी वाला, इसमें क्या होता है, स्पेशल मटेरियल यूज करते हैं, उसकी सहायता से होता है। तो जब प्रकाश किरण, तो इसका नाम भी ध्यान रखना है आपको, जब कोई प्रकाश किरण किसी कैल्साइट या आइसलैंड स्पार्कल क्रिस्टल पर डाली जाती है, ठीक है, इसका स्पेशल नाम जो है ये ध्यान ही रखना है आपने। किसी कैल्साइट या आइसलैंड स्पार्कल क्रिस्टल पर डाली जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये उस पदार्थ की प्रॉपर्टी है कि कैल्साइट आइसलैंड स्पार्कल क्रिस्टल पर डालते हैं तो जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब इसमें दोनों जो भाग में विभाजित होते हैं उनके दोनों का अलग अलग नाम होते हैं, वो आगे जैसे ओ और ई लिखा हुआ है, ठीक है, तो उनको देखेंगे। अर्थात एक की अपेक्षा दो अपवर्तन किरणें प्राप्त होती है। जनरली जैसे यहाँ की हम बात करते हैं, इसमें क्या हुआ, एक अपवर्तित किरण है हमेशा, देखो एक ही किरण निकले अपवर्तन से, लेकिन यहाँ पर दो निकलती, ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो देखिए इस प्रकार की क्रिया को द्वि अपवर्तन कहते हैं, तो और क्रिस्टल को द्वि अपवर्तक क्रिस्टल कहते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखो तो द्वि अपवर्तन की क्रिया को समझने के लिए किसी सफेद कागज, और इसको तो छोड़िए आप, इसको तो आप रीड कर लेना। जो मेन बात अपने पास है, यहाँ पर क्या होता है कि जो दो भाग में बैठी थी, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक भाग को बोलते हैं साधारण किरण, ओ मतलब ऑर्डिनरी, यहाँ पर ओ का मतलब ऑर्डिनरी साधारण किरण, और एक होती है ई जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं असाधारण किरण, ठीक है। तो देखिए चलो इसको रीड कर लेते हैं एक बार। द्वि अपवर्तन की क्रिया को समझने के लिए किसी सफेद कागज पर स्याही के एक बिंदु लगाते हैं तथा उसके ऊपर कैल्साइट क्रिस्टल रखते हैं। आपने कहीं पे एक डॉट रखा, उसके ऊपर कैल्साइट का क्रिस्टल रख दिया इस तरीके से, और फिर इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
ऊपर से देखने पर शायद क्या एक बिंदु इस स्थान पर दो बिंदु दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, कि एक आपने यहाँ पर रखा और फिर देखा तो स्टार्टिंग में आपको एक बिंदु बजाय दो बिंदु दिखे, ठीक है। यदि क्रिस्टल को आप इस प्रकार की दिशा में चारों ओर घुमाते, फिर क्या किया आपने उसको घुमाना स्टार्ट किया तो एक प्रतिबिंब स्थिर रहता है। तो दो जो आपके पास प्रतिबिंब दिखे थे कि आपने डॉट तो एक रखा था, इसके ऊपर ये रखा, जब ये क्रिस्टल रखा आपने जो भी कैल्साइट आइसलैंड स्टार का क्रिस्टल है वो रखा तो दो आपको प्रतिबिंब दिखे, लेकिन इसको जब घुमाते हैं तो एक प्रतिबिंब तो अपनी स्थिति पर ही रहता है लेकिन दूसरा वाला घूमता है। तो देखो तथा दूसरा प्रतिबिंब स्थिर प्रतिबिंब के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रतिबिंब जो स्थिर रहता है अपवर्तन के सामान्य नियमों के अनुसार प्राप्त होता है, ठीक है। तो स्थिर प्रतिबिंब सामान्य नियमों के अनुसार, इसलिए उसको साधारण बोलते हैं। तो प्रतिबिंब जो स्थिर रहता है वह अपवर्तन के सामान्य नियमों का अनुसार प्राप्त होता है तथा इस प्रतिबिंब की रचना करने वाली किरण को साधारण किरण या अकिरण हम ऑर्डिनरी रे बोलते हैं। साधारण किरण या अकिरण ऑर्डिनरी रे बोलते हैं। तथा इससे बने प्रतिबिंब को अप्रतिबिंब तथा इससे बने प्रतिबिंब को अप्रतिबिंब या साधारण प्रतिबिंब कहते हैं। तथा इससे बने प्रतिबिंब को अप्रतिबिंब या साधारण प्रतिबिंब कहते हैं। साधारण किरण अपवर्तन के सामान्य नियमों का पालन करती है, ये ध्यान रखना, ये सामान्य नियमों का पालन करती है। जो भी अपने पास में जैसे स्नेल का नियम था वो इसके लिए लागू है, लेकिन एक दूसरी जो उसके लिए लागू नहीं होता है, अर्थात सदैव आपतन तल में होती है, ठीक है। क्रिस्टल में इसका वेग सभी दिशाओं में समान होता है, ये इसकी जो भी गुण है वो ध्यान रखना। दूसरा जो अपने पास में कि एक प्रतिबिंब तो आपका क्या था स्थिर था और दूसरा प्रतिबिंब उसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा था। जब आपने क्रिस्टल को ऊपर से घुमाया इस तरीके से तो एक प्रतिबिंब तो अपनी जगह पर था और दूसरा प्रतिबिंब इस तरीके से घूम रहा था। तो घूम रहा था वो जिन किरणों से बनता है वो जो है अपवर्तन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करती, उनको असाधारण किरण बोलते हैं। इसलिए तो देखें, तो दूसरा देखिए, चलायमान प्रतिबिंब असाधारण किरण या ई किरण से बनता है, इसलिए इसे असाधारण प्रतिबिंब या ई प्रतिबिंब कहते हैं। यह किरण अपवर्तन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है तथा किरण क्रिस्टल में इसका वेग विभिन्न दिशाओं में अलग अलग होता है, इसलिए ई किरण या असाधारण किरण कहते हैं, ठीक है। तो इनमें अंतर क्या क्या है उनका ध्यान रखना। और जो है देखो नटसेल में क्या अपने पास में ये रहा कि जब आपके पास में प्रकाश किरण जो है कैल्साइट आइसलैंड स्टार के क्रिस्टल पर डाली जाती है तो दो भागों में बट जाती है, ठीक है। दो भागों में बटने की घटना को क्या कहते हैं, एक तो एक किरण के बजाय अपने को दो किरणें मिलती है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द्विअपवर्तन बोलते हैं। फिर क्या रहा अपने पास में यहाँ पर है कि दो भागों में बट गई, उसमें से एक जो किरण होती है वो तो क्या होती है अपने अपवर्तन के सामान्य नियमों का पालन करती है, ठीक है। और उसकी दिशा जो है सभी दिशाओं में क्रिस्टल के अंदर सभी दिशाओं में उसका वेग जो है समान रहता है, क्रिस्टल में सभी दिशाओं में उसका वेग समान रहता है, ठीक है। और इसका तल कौन सा रहता है अपवर्तन। तो इससे रिलेटेड दो मेन बातें कौन सी कि एक तो अपवर्तन के सामान्य नियमों का पालन करेगा और दूसरा क्या है उसका वेग सभी दिशाओं में समान रहेगा। और इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा रहता है, जो स्थिर रहता है। अगर वो एक्सपेरिमेंट की बात करें तो दूसरी किरण जो होती है दो किरणों में बटेगी, तो दूसरी किरण जो होती है जो कि अपवर्तन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करती, तो सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है। दूसरा उसका वेग जो है सभी दिशाओं में दिशा परिवर्तन करने के साथ में समान नहीं रहता है, तो वो असमान रहता है, तो उसको ई किरण एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण किरण बोलते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक याद रह जाएंगे आपको, इनको रीड कीजिएगा। ऊपर का क्या है उससे कोई मतलब नहीं, इस वाले को ध्यान रखना है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया। आगे देखें, अब देखिए इसमें दोनों ही किरणें अपवर्तित होंगी, कोई परावर्तित परावर्तित भाग में हो रहा होगा, परावर्तित को नहीं देख रहे हैं अपन, अपवर्तित को देख रहे हैं। परावर्तित हुआ है ना उसकी स्टडी नहीं कर रहे थे, अपवर्तित बात की कर रहे हैं। परावर्तन भी तो ये हो गया था, परावर्तन में तो क्या होता है जब ब्रूस्टर एंगल पे डाला तो हमारे पास पे पूर्णतः द्विगुणित हो रहा था और किसी और कोण पर डालेंगे तो उसमें क्या हो रहा था फिर अपने पास में आंशिक रूप से। लेकिन अब अपने पास है अपवर्तित क्षेत्र का एक मेथड, अपवर्तित क्षेत्र में एक तरीका तो ये देखा और अपवर्तित क्षेत्र में एक और तरीका हमारे पास में अपवर्तन की सहायता से एक और तरीका द्विअपवर्तन। तो देखो सर एक साथ ही दो बार अपवर्तन होता है।
एक साथ ही दो में बढ़ जाती है। वो इधर डायग्राम शो किया गया वो देखिए यहाँ पर, तो थोड़ा देखा कि यहाँ पर जैसे आपतित होती है ना, तो यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाती है। कि ये तो अपने पास वो कागज तल का जो एक्सपेरिमेंट जो था कि क्या हुआ था कि एक ये कोई बिंदु आपने था, बिंदु के ऊपर आपने ये रखा जो क्रिस्टल रखा, तो दो प्रतिबिंब बने, एक ओ और एक ई। तो जब इसको घुमाते हैं तो ओ तो अपनी जगह पर रहता है, ई जो है वो इसके चारों ओर ऐसे घूम जाता। तो ये तो ऑर्डिनरी किरणों से बना था, सामान्य से, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से बना। तो क्या हुआ यहाँ पर जब आपतित हुई थी, देखो एक किरण तो ये निकल गई, ये ई किरण होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती, और दूसरी इधर निकल जाती, ये होती है अपने पास में ओ किरण। तो इसके बनाने के तरीके और ये सब होता है इसमें, अभी हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। देखिए इधर आइए, इधर थोड़ा सा पार्ट रह गया। अब डिटेक्शन जो है उसके लिए देखो यहाँ पर क्या किया गया है। यदि कैल्साइट के क्रिस्टल के ऊपर, तो कैल्साइट के क्रिस्टल के ऊपर आपने टूरमैलिन का क्रिस्टल रखकर उसे आपतित प्रकाश की दिशा में चारों ओर घुमाया जाता है, ठीक है। तो साधारण प्रकाश की तीव्रता कम तथा असाधारण प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती, और टूरमैलिन क्रिस्टल की एक स्थिति में ओ प्रतिबिंब की तीव्रता शून्य तथा ई प्रतिबिंब की तीव्रता अधिकतम हो जाती, ठीक है। एक टूरमैलिन क्रिस्टल जो है इसका काम होता है, ये बेसिकली पोलराइजर होता है, ध्रुवक। ये चेक करने का काम आता है कि अपने पास में जो प्रकाश किरण है वो ध्रुवित है कि नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में इसमें आगे दिया हुआ है। तो इसका काम क्या होता है, चेक करना होता है कि इसके तल में, जैसे अभी हमने पीछे ध्रुवण तल और वहां पे मैंने इस टाइप का डायग्राम बनाया था, वो टूरमैलिन क्रिस्टल ही था बेसिकली। तो अपने तल के जो कंपोनेंट होते हैं उनको तो क्या करता है वो, उनको तो वो पास कर देता है, तल के जो लंबवत है उनको पास नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, एक में कंपन जो है डॉट वाले आ जाएंगे, एक में ये एरो वाले कंपन आ जाएंगे, ठीक है। तो यदि कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर टूरमैलिन क्रिस्टल रखकर इसे आपतित प्रकाश की दिशा में चारों ओर घुमाया जाता है, तो साधारण प्रकाश की तीव्रता कम होती है और असाधारण प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है, ठीक है। तो इससे पता लगेगा कि उनमें किस टाइप के कंपोनेंट है। तो और प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है। शून्य होने का मतलब है कि इनके दोनों के तल लंबवत हो गए। पहले मान लीजिए ऐसा था, क्रिस्टल आपका ऐसा था, तो इसने पास कर दिया, लेकिन आपने क्रिस्टल को घुमा करके ऐसे बना दिया, तो क्या हो गया, अब ये तो इसके लंबवत हो गया, लंबवत हो गया, जिसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब इधर प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। बोलो यही होना चाहिए। तो इसका देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बनाया, इसको देखें, क्रिस्टल को इस स्थिति में 90 डिग्री से घुमाने पर देखने पे पता होता है कि ई प्रतिबिंब की तीव्रता शून्य तथा ओ की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। अब वहां से आपने 90 डिग्री पर घुमाया तो उल्टा हुआ, पहले कौन सा 0 हुआ था, ओ जो 0 हो गया था, ई की तीव्रता शून्य हो गई थी, लेकिन वहां से फिर 90 डिग्री घुमाया तो ओ की तीव्रता अधिकतम हो गई और ई की तीव्रता शून्य हो गई, ठीक है। इससे पता लगता है, इसका मतलब ओ किरण और ई किरण है, उनके ध्रुवण जो है वो एक दूसरे के उल्टे है या लंबवत है, हम ऐसा बोल सकते हैं, इनके कंपन तल लंबवत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों तरीके तो हमने उनके देखे थे कि एक तो स्नेल के नियम का पालन करती है कि नहीं करती है, और दूसरा उनके वेग से रिलेटेड। अब एक यहाँ पर अपने पास आता है कि ई किरणें, ई व ओ किरणें समतल ध्रुवित होती है तथा ई व ओ किरणों के कंपन एक दूसरे को लंबवत होते हैं। तो ज्यादा हो जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट है, जब मैं सेंड कर दूंगा इसको रीड करना आप लोग, ठीक है। अब ये 1 या 2 लेक्चर जितने भी लगेंगे आराम से पढ़ लेंगे, समझ तो आना चाहिए। ये मैं सेंड करवा दूँ, आप इतना रीड कीजिएगा, ठीक है। आगे के पार्ट को रीड करना चाहो तो अच्छा रहेगा, एक बार रीड कर लेना, अच्छा रहेगा फिर समझने में। तो आगे अभी एक लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा लगता है, ये देखते हैं कंप्लीट होगा।